सो वेलकम एवरीवन टू दिस एनर्जेटिक सेशन। मैं हूं यशवंत चौहान और आप लोग देख रहे हैं चौहान केमिस्ट्री का लेक्चर। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, अरे ना बढ़िया। विवेक इज ऑल्सो देयर, अनन्या इज ऑल्सो देयर, भारत, आकांक्षा, प्रतीक, वाओ ग्रेट। वापस एक बार आपका सभी का स्वागत है इस एनर्जेटिक सेशन में। मैं हूं यशवंत चव्हाण। चलो तर सकाळी सकाळी एक तर बेडमध्ये लेक्चर करत बसायचं नाही। जर कोणी बेडमध्ये बसलेला असेल तर उठून बसा बाजूला, आंघोळ करून लेक्चरला बसायचं। नहा के लेक्चर को बैठना है। इतने सुबह सुबह महाजन सर इतनी दूर गांव से, दूर दराज से आते हैं दूर गांव से नहा के आते हैं यहाँ पर लेक्चर लेने के लिए, इतनी दूर से, और आप लोग बिस्तर में बैठे बैठे लेक्चर करते यार। ये नहीं चलेगा भैया। साला उठलेलो है, वाह वेरी गुड। सो सुबह जो भी लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स में आपकी एनर्जी बहुत हाई चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको पेन एंड पेपर लेकर, नोटबुक लेकर ही बैठना है लेक्चर को, ठीक है। उसके बाद जो भी सामने आपके बोर्ड पे चल रहा है यहां पर, वो हर चीज आपके नोटबुक में होनी चाहिए। क्लियर? पक्का एवरीवन? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत अच्छे, काफी लोगों ने आज नहा के लेक्चर को बैठे। हाँ सर, यूट्यूब लिंक नाही मिळणार का? नाही प्रीती, हेच चालू आहे, हे एकदम छान आहे। आपलं जे चालू आहे ते एकदम सुंदर चालू आहे आयुष्यात। सो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप बेसिक से पढ़ाने वाले हो क्या? सो 101% हर चैप्टर का बेसिक यहां पर कंप्लीट होगा, और एडवांस लेवल तक, या जितना मैक्सिमम लेवल होता है आपके नीट एग्जाम का, उस लेवल तक ये लेक्चर्स जाने वाले हैं। सो प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हर एक चीज में खुद से पार्टिसिपेट करो, या इसकी राह मत देखो कि बाकी लोग आंसर देंगे हम चुपचाप बैठे रहे। हर चीज में, हर क्वेश्चन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं या जितनी भी चीजें आपको देने वाला हूं, हर एक चीज में आपको ध्यान देना है। बेटा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 11 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद देखेंगे सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स का उतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें होने के बाद, या सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन का पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो पार्ट होने के बाद वो वाला क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। उसके पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर एंड जीओसी और आइसोमेरिज्म, इतनी सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बीओसी देखने वाले हैं। बीओसी का मतलब होता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 2, यहां पर हम नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं। काफी सारे लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने की एक वजह है, वो है उनका नॉमेनक्लेचर पर कमांड ना होना, नॉमेनक्लेचर पर ना होना। उसके बाद आएगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी को मैं हमेशा क्या कहता हूं? जिंदगी है जीओसी, क्योंकि इस जीओसी के बेसिस पे ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जीओसी जितना बेहतर करोगे, जितना अच्छा करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जिंदगी है जीओसी। और आखिरी में एक पार्ट आएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, ये दोनों भी पार्ट्स हम लेने वाले हैं। ये एनसीईआरटी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट थोड़ा कम है, या बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन हम इसको थोड़ा एडवांस लेंगे, बिकॉज 2016 में स्टीरियो केमिस्ट्री के पार्ट पर क्वेश्चंस आ चुके हैं।
सो हम हर सिचुएशन के लिए नीट का इसके आगे कैसा भी पेपर अगर आ गया तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, बिकॉज हर लेवल का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वो तो पार्ट करेंगे ही, साथ साथ ये एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में से ही इस साल आपका नीट का 2021 का पेपर आया था, आप लोगों ने भी देखा है। ठीक है, सो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट जीओसी के तुरंत बाद में लेने वाला हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जिसे जीओसी पार्ट 2 कहता हूं मैं हमेशा। तो ये वाला सीक्वेंस लिख लीजिए, ये सीक्वेंस में ही हम आगे जाने वाले हैं। बीओसी, नॉमेनक्लेचर, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड आइसोमेरिज्म। चलो लिखना जैसे ही होता है आप मुझे बताइएगा। हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया? हाँ, डन। कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं, डेफिनेशन कर सकते हो। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मींस व्हाट? कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एटम, है ना। एक एटम सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, यहां पर शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना है, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी या हाईएस्ट कैटेनेशन पावर होता है कार्बन का। कार्बन 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 का कितना भी लंबा चेन बनाओ तो वो स्टेबल होता है। ओके, टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग विद अदर एलिमेंट्स, और सेल्फ या उसी के जैसे कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग बनाने वाला। फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले, इसके पहले फ्रेडरिक वोलर से पहले एक सिंथेसिस या एक हाइपोथेसिस लोग करते थे। क्या बोलते थे कि वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के बेसिस पे बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सिर्फ लिविंग थिंग से ही बनते हैं या लिविंग थिंग से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, यूरिया से बनाया, जिसका नाम है यूरिया, या सॉरी यूरिया से नहीं, यूरिया बनाया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट NH4CNO, NH4CNO, इसका मतलब क्या होता है? NH4 प्लस एंड C माइनस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? This is the first organic compound synthesized in the laboratory from an inorganic substance, ammonium cyanate. अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। उसका स्ट्रक्चर, उसका नाम, दोनों भी चीजें याद रखना है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था? उसके बाद फ्रेडरिक वोलर के बाद कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड और बेर्थलॉट ने बनाया मीथेन। ये दोनों भी चीजें बाकी कहीं पर आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको पढ़ना जरूरी है कि किसने क्या बनाया। हाँ, वोलर ने बनाया यूरिया, उसके बाद एसिटिक एसिड बनाया कोल्बे ने, और मीथेन बनाया बर्थलॉट ने। कंक्लूसिवली दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन द लैबोरेटरी। इन्होंने क्या प्रूव किया कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जा सकते हैं लैबोरेटरी में। अब ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है, या कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? जो भी सॉल्ट्स बनते हैं बेटा, जनरली जो सॉल्ट्स बनते हैं दे आर द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो एलिमेंटल कंपाउंड्स होते हैं या जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जितने भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स होते हैं ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। इसके साथ साथ अगर वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स। इनके साथ जब वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है? ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ये स्लाइड पूरा क्लियर हो गया सब लोगों को? जल्दी बोलो, फास्ट। क्लियर? आगे जाएंगे सभी लोग। ये लिख लिया बेटा आपने सभी ने?
हाँ, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन और शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम काफी सारी चीजें करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है या स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री किसी कंपाउंड का क्या होता है उसके बारे में बोलता है। सो हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है किन चीजों को? इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। इस बॉन्ड एंथैल्पी पे इस बार क्वेश्चन आपको पूछा गया था, करेक्ट? बॉन्ड एंथैल्पी पे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है या अफेक्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। जनरली कार्बन का नेचर क्या होता है? यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कार्बन का, जिसे आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हो। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कार्बन है। कार्बन को एक सॉलिड वेज पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, एक सॉलिड वेज पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है और एक डैश्ड वेज पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है। डैश्ड वेज पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो ये इसे आप कहते हो सॉलिड वेज और इसे आप कहते हो डैश्ड वेज। मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब क्या होता है? और ये दोनों स्ट्रेट एक बॉन्ड से बताए गए हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज प्लेनर बॉन्ड्स। ये दोनों है प्लेनर, एक प्लेन के अंदर होते हैं। और सॉलिड और डैश्ड वेज पे जिन्हें रिप्रेजेंट करते हो वो होते हैं आउट ऑफ प्लेन, वो होते हैं आउट ऑफ प्लेन। जैसे कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मीथेन का, टेट्राहेड्रॉन। तो इस टेट्राहेड्रॉन को जब आप इस कंपाउंड को ऐसे 2D में लिखना चाहेंगे, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, राइट? इसे जब 2D में लिखोगे तो बेटा ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये देखो ये दोनों इस प्लेन में आप इनको लिख सकते हो। लेकिन इन्हें प्लेन में लिखने के बाद, ये प्लेन ऑफ द पेपर है आपका, इन्हें प्लेन में लिखने के बाद ये और ये जो दोनों हैं, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन चले गए। तो ये अबव द प्लेन आ गया और ये पीछे वाला बिलो द प्लेन चला गया। अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। जो अबव द प्लेन होता है, जो अबव द प्लेन होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड वेज से, यानी उस प्लेन से बाहर आ रहा है, प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। और जो डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कहते हैं बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। क्लियर? तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसे आप सॉलिड एंड डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, सॉलिड एंड डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट करते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कार्बन का जो होता है उसके बेसिस पे ही इनके स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं, ज्योमेट्री डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को और थोड़ा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, ग्रेटर द यस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, greater the s character in the hybridization of hybrid orbital, greater will be the electronegativity of that carbon। आपको कार्बन के 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस पता है बच्चों। जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यानी इसका कार्बन का s ऑर्बिटल और कार्बन के जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन होकर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं 4। हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने नए ऑर्बिटल बनते हैं। वापस एक बार, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो एक s और 3 p मिला के होगा sp3। तो sp3 के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4, बिकॉज पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं? 4। तो ये एक s ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 और ये भी sp3, sp3 के 4 ऑर्बिटल बन गए। यानी पहले जब वो बनेंगे तो ऐसे रहेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स
ये ऑर्बिटल जब बनते हैं तो इन सभी में एक 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 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो ऑर्बिटल है इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये मिक्स हो जाएंगे या एक जगह पर लाए जाएंगे, वैसे वो कार्बन के ही ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देंगे, बिकॉज सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो दूर 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 चले जाएंगे और ऐसे डिस्टेंस पर, ऐसे बॉन्ड एंगल में शिफ्ट हो जाएंगे जहां पर मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो वो बना देंगे एक शेप जिसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रॉन। इस टेट्राहेड्रॉन में ये और ये इलेक्ट्रॉन का सभी का रिपल्शन सेम होता है, इसकी वजह से ये इस ज्योमेट्री में स्टेबल हो जाता है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। 28 मिनट्स इज नियरली इक्वल्स टू हाफ डिग्री। तो इसी को आप कह सकते हो 109.5 डिग्रीज। 109 डिग्रीज 28 मिनट्स कहो या 109.5 डिग्रीज कहो, वन एंड द सेम है ना। तो ये सेम रहेंगे। तो बच्चों एक कार्बन जिसमें s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो चुके हैं, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होकर जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है वो है sp3। अब sp3 में ये हो गया, sp2 और sp कैसा रहेगा, sp2 कार्बन यानी जिस कार्बन को डबल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आता है, यानी कार्बन का s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स होकर एक, कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं यहां पर, 3, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर? जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। कितने? 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये पहले यहां पर जैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे वैसे ही यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से शेप में खुद को अरेंज करेंगे, वो शेप रहेगा मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला, जिसे आप कहते हो ट्राइगोनल प्लेनर। और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज। और ऐसे ही जब एक s ऑर्बिटल कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होकर बनाते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे 3 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन कितने हो गए? 3, sp3, sp2 और sp। 3 हाइब्रिडाइजेशन, उनके 3 ज्योमेट्रीज, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका ज्योमेट्री होता है ऑर्बिटल का। ये देखो, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा, ये इधर पार्टिसिपेट कर रहा है और ये दूसरा इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये ऐसा होगा लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री, जिन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज। अब मुझे जगह कम थी इसलिए मैंने इधर उधर लिख दिया, हाँ थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से लिख लो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। जगह कम थी इसलिए ऐसा लिखा मैंने। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ पर और बॉन्ड इंथैल्पी पर क्या असर होता है अगले स्लाइड पर बताने वाला हूं। पहले इतना कॉपी कर लो, बॉन्ड लेंथ भी साथ साथ लिख लो, मैं इसको आगे डिस्कस करने वाला हूं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर्स। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर्स। और बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं और वो रेजोनेंस में होते हैं। इसीलिए रेजोनेंस में एक बॉन्ड जब जाएगा, सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड कम हो जाता है। तो जब ये सिंगल डबल होता जाएगा तो कंटिन्यूअसली ऐसा रहेगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ कितना रहेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का इन बेंजीन, बिकॉज वो कंटिन्यूअस रेजोनेंस में है ना, तो बॉन्ड लेंथ कितना रहेगा, ना तो सिंगल बॉन्ड इतना बड़ा रहेगा ना तो डबल बॉन्ड इतना छोटा रहेगा।
दैट विल बी इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, बराबर। तो इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लेंथ हो जाता है 139 यानी अराउंड 140 पिकोमीटर्स। 139 जो कि इन दोनों के बीच में होता है। जब वो रेजोनेंस में होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड और कंटिन्यूअस रेजोनेंस में होते हैं, तो उसका बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, आने वाले हैं, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल अँड बेसिक कॉन्सेप्ट. इज इट क्लिअर? कम्प्लिटली एकदम क्लिअर झालं सगळ्यांना? हे काही लोकांना एकदम चिल्लर वाटत असेल की अरे सर हे माहिती आहे आम्हाला. काही लोकांना नवीन शिकायला भेटतं बेटा अशा वेळेस. काही लोकांच्या डोक्यात काहीतरी डाऊट्स असतात, ते पण क्लिअर होतात. आज मी एक खूप मोठा तसा एक डाऊट तुमचा क्लिअर करणार आहे. हां, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनल्यानंतर जे मल्टीपल बॉन्ड बनतात, पाई बॉन्ड बनते हैं, उन पाई बॉन्ड्स में वो बॉन्ड किसके बने हुए होते हैं और किस तरह से वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, वो वाला फैक्टर क्लियर करेंगे. पहले इसको लिख लो, कॉपी कर लो, फिर हम आगे जाएंगे. जल्दी फटाफट एकदम. चलो हो गया. दस 15 से फिजिक्स का लेक्चर है, ठीक है. मैं उसके पहले छोड़ दूंगा बेटा. 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा आपको. हाँ ठीक है. और 2 लेक्चर्स लेने हैं कि नहीं, और इस लेक्चर का टाइमिंग बढ़ाना है कि नहीं, ऑफलाइन का क्या करना है, ठीक है. तो 1 अक्टूबर से आगे हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, हम स्टार्ट कर देंगे. ऑफलाइन को अगर किसी को आना है तो वो हम करेंगे. टाइमिंग कौन सा रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले इसको आगे लेकर जाते हैं. हाँ, आपको पता है लेक्चर का टाइमिंग कम है, तो आप एक काम करो, अगर आपका लिखने का स्पीड कम है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख दो, और जैसे ही लेक्चर होता है अगले 5 या 10 मिनट में, या लेक्चर होने के बाद तुरंत उसको कंप्लीट कर लो. बॅकलॉग ठेवायचा नाही. ज्याचा बॅकलॉग राहिला त्याला परत एकदा रिपीट करावं लागणार आहे, कारण त्याला नेक्स्ट टाइम त्या अभ्यास करायला भेटणार आहे ना. लिहिण्यातच खूप वेळ जाणार आहे. ठीक है, यासिका मिल जाएंगे बेटा जल्द ही. ओके, नेक्स्ट पार्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पहले उस टेबल को समराइज कर लेते हैं. यहां पर. हाँ, उस टेबल को समराइज कर लेते हैं कि यहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन कैसे पहचानेंगे. टाइप ऑफ कार्बन विच इज अटैच्ड थ्रू ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स. सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जो अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. उसका ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री एंड शेप होता है टेट्राहेड्रल कार्बन. इस तरह से दिस इज टेट्राहेड्रल. इसे प्यार से टी और स्मॉल h से डिनोट भी कर सकते हो आप. TH टेट्राहेड्रल. क्लियर. उसके बाद उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्रीज और 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स. अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू किसी से जुड़ता है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. और उस कार्बन का जो sp2 नेचर है उसकी वजह से जो ज्योमेट्री बनेगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर. क्यों? क्योंकि वो
जब एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड एक एलिमेंट के साथ और बाकी दो सिंगल बॉन्ड्स उसमें रहेंगे एंड उसका बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्रीज 120 डिग्रीज इन बॉन्ड्स के बीच में। और अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे कार्बन के साथ या आगे भी और पीछे भी दो डबल बॉन्ड बनाता है, ये फोर्थ केस होगा, दोनों का भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और दोनों में भी जो शेप है वो रहेगा लीनियर शेप। यानी किसी कार्बन को आगे और पीछे दोनों साइड से डबल बॉन्ड्स है तो उसका शेप लीनियर हो जाएगा और बॉन्ड एंगल लीनियर शेप में होता है 180 डिग्रीज। इज दैट क्लियर कंप्लीटली एवरीबॉडी? ऑल बॉडी क्लियर? इसके बाद टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कंप्लीट लक्ष द्यायचं ह्या लेक्चर मध्ये, बिलकुल इकडे तिकडे कुठे शांत ठिकाणी बसायचं लेक्चर करायला, कारण ह्या लेक्चरचा जो कंटेंट आहे हा खूप महत्त्वाचा कंटेंट आहे। याच्यामध्ये खूप जास्त बेसिक गोष्टी तुमच्या क्लियर होणार आहेत। मी तुम्हाला जे स्ट्रक्चर या ठिकाणी दाखवतोय sp2 हाइब्रिड कार्बन का, देखो sp3 हाइब्रिड कार्बन का, देखो कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 और ये 4th ऑर्बिटल। क्या बन गया भाई ये? हाँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये 4 ऑर्बिटल है तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिंगल बॉन्ड ही बनाने वाला है हर किसी के साथ। तो इसीलिए इसका जो शेप है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कार्बन कंसिडर किया तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा इस तरह से एंड सभी बॉन्ड्स होंगे सिग्मा। क्यों? बिकॉज ये एक्सियल ओवरलैप से बनते हैं। एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तो अलोंग द एक्सिस कंबाइन होता है और अलोंग द एक्सिस जब कंबाइन होता है तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, विच इज ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल यानी एक्सिस पर ओवरलैप होता है। लेकिन जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, sp2 अभी अभी लिखा था, sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, एक s और 2 p ऑर्बिटल। भैया कार्बन के पास टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? वैलेंस शेल में उसके होते हैं 4 ऑर्बिटल, एक s और 3 p। उसमें से एक s और तीनों के तीनों p कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से। लेकिन अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। लेकिन एक p ऑर्बिटल अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। एक सवाल आया था, हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन इथीन या इथिलीन, ऐसा मॉलिक्यूल देकर पूछते हैं आपको। तो जो पाई बॉन्ड बनाते हैं ना इसमें, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इज दैट क्लियर? सिग्मा बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं 1 2 और 3, ये ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है आपको प्लेन में ऐसा। तो ये जो ऑर्बिटल ऊपर और नीचे दिख रहा है ना बच्चों, ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर में, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल। तो एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। समझ गए? और एक ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, कैसा है बेटा ये? कैसा है ये? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये जो p ऑर्बिटल है ऐसा, ये p ऑर्बिटल डंबे
लैटरली और पैरेलली इसके साथ ओवरलैप होने की कोशिश करता है और ये बनाता है पाई बॉन्ड। कीप इन माइंड ये दो जगह पे दो ओवरलैप बताए, इसका मतलब ये दो बॉन्ड्स नहीं है, ये एक पी ऑर्बिटल है ऐसा डंबल और ये दूसरा है। तो ओवरलैप होते समय ये पूरा पी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा ना, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो ये दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड बन रहा है। कुछ लोग इसको दो पाई बॉन्ड लिखते हैं, बेटा इज इट सो पा, नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज मेकिंग वन पाई बॉन्ड। देखिए ये ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेन में है ऐसे, और ये जो p ऑर्बिटल यहां पर है ये इस प्लेन को, ये देखो ये ऐसा प्लेन है तो p ऑर्बिटल ऐसा ऊपर और नीचे है, यानी p ऑर्बिटल जो है इस प्लेन को, मॉलिक्यूलर प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। इस मॉलिक्यूलर प्लेन को ये p ऑर्बिटल कैसा है, परपेंडिकुलर है, और वो पाई बॉन्ड बना रहा है। ये देखो पाई बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस प्लेन को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। एमसीक्यू है ये कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इथिलीन मॉलिक्यूल में या इथाइन मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूलर प्लेन या अल्कीन में, क्योंकि अल्काइन में तो प्लेन नहीं होता, वो लीनियर होता है, अल्कीन में वो मॉलिक्यूलर प्लेन को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। इज दैट क्लियर? आज के लेक्चर में ना एक नया है ना, नई चीज मिल गई। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, हमेशा उनको समझ में ही नहीं आता ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से आ गई, ये कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है तो कैसे होती है, प्लेनर क्यों नहीं होता या प्लेन में क्यों नहीं होता। बेटा ये इस वजह से होता है बिकॉज ये जो p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और वो स्पेस में जब ओवरलैप होगा तो पैरेलली ओवरलैप होगा, और पैरेलली ओवरलैप होगा तो वो बनाएगा पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो फिर इथीन में ये हो गया, इथीन में एक कार्बन और दूसरा कार्बन कंबाइन होकर वो बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया सिग्मा 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 सिग्मा, और कार्बन कार्बन का एक सिग्मा। यानी इथीन मॉलिक्यूल में इसको हटा दूं यहां से, हाँ, इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स है बेटा? इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के 4 सिग्मा और कार्बन कार्बन का एक सिग्मा, और कार्बन कार्बन का एक पाई बॉन्ड है। ओके, सो 5 सिग्मा एंड 1 पाई टोटल। क्लियर? इसके बाद हाँ, इसके पहले स्लाइड का स्क्रीनशॉट निकालना है, किसी को निकाल लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटा, ले लिया, जल्दी आगे जाते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट फटाफट एकदम लिहूनच घेतला, क्या बात है, जबरदस्त लिख लिया। हाँ, फट्टू निकालो, फुट्टू, हाँ याद रहेगा, ये डायग्राम याद रहेगा, क्या है, क्या बताया था सर ने। इसके बाद आगे जाते हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, sp यानी कार्बन के एक s और एक p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट लेक्चर है, बस 1 ही मिनट देना बेटा मुझे। एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो sp ऑर्बिटल बन गया, लेकिन 2 ऑर्बिटल अभी भी बाकी है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड। सो ये आपके sp, ये आपके कार्बन के sp इस तरह से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो चुके हैं, सिग्मा 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 बना दिया, बराबर। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है मेरे बच्चों, ये एक p ऑर्बिटल है डंबेल वाला, और ये दूसरा p ऑर्बिटल है डंबेल वाला। समझ में आया? ये p डंबेल और दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p डंबेल, तो ये डंबेल इस डंबेल के साथ ओवरलैप हो जाएगा।
पैरेलली, तो पैरेलल ओवरलैप लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाई, और इसका भी पैरेलल ओवरलैप हो जाएगा। अलग कलर से बता देता हूं, अलग कलर से। इसको देखो, ये बन गया, और इसको देखो, ये बन गया। ये ऐसा वाला जो p ऑर्बिटल है ना, ये देखो, ये स्पेस में ओवरलैप हो रहे हैं, और क्या बना रहा है, एक पहला पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड्स बन गए। मजा आया? दो पाई बॉन्ड्स, और कार्बन कार्बन का एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड। जब H C ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है, तो हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? यहां पर बीच में एक सिग्मा और ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड होते हैं दो, और इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, 3 सिग्मा 2 पाई इन इथाइन मॉलिक्यूल, और रेशो उसका हो जाएगा 3:2, सिग्मा इज टू पाई। मजा आया? एकदम जबरदस्त। तो होमवर्क के लिए बस 2 स्लाइड के स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लीजिए, होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आइएगा कल। हाँ, चलेगा ना? हाँ, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना करेंगे। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है बेटा? स्पीड ओके है पढ़ाने का? इट्स ओके, ठीक है? ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा है? किसी को ऐसा लग रहा है भगा रहे हैं सर? नहीं ना? हाँ, बेसिक के लिए इतना स्पीड अच्छा है, ये बेसिक पार्ट है, इतना स्पीड अच्छा है। ओके, तो आगे धीरे धीरे, है ना, थोड़ा जहां पर बेसिक और ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा स्पीड धीरे कर लेंगे और धीरे पढ़ाएंगे। बेटा कुछ प्रॉब्लम्स देने वाला हूं सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? एक, दो मॉलिक्यूल्स दिए आपको, 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। उसके बाद what is the type of hybridization of each carbon atom present in the following compound? 1 2 3 4 5। करेंगे एकदम जबरदस्त यार। किसी ने अगर आज का होमवर्क नहीं किया ना बेटा, शादी नहीं होगी उसकी। अगला और एक देने वाला हूं, और एक स्क्रीनशॉट निकालना है इसके आगे। Write the state of hybridization of carbon in the following compound and shape of each of the following molecule 1 2 and 3। अच्छा लगा? ये तो तुरंत हो जाएगा रे, ये तो तुरंत हो जाएगा। और कल के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले, माय डियर फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा। ओके, सो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। आप लोगों की वजह से ही ये एनर्जी है, ये सब कुछ है, और ऐसा ही एनर्जेटिक लेक्चर आपके आखिरी सिलेबस के लेक्चर तक होगा। नमस्कार।